हमारे जीवन के बहुत सारे फासलों को अपनी कलम से कम करने वाले गीतकार मनोज मुंतसिर हमारे बीच में हैं। मोहब्बत के गीत लिखने वाले और रूमानी एहसास को अपने शब्दों में बयां करने वाला जो लेखक है, जो गीतकार है, अचानक से इतिहास की ज़मीन पर क्यों लौट आया और जिस मतलब एग्रेसिवनेस से जिस आक्रामकता के साथ इतिहास को बदलने और जानने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है? लगता है कि गीतकार जो है इतिहास बदलने पर लगा हुआ है इस वक्त। गीतकार को ही बदलना होगा। जिनके पास लिखने, पढ़ने, बोलने और संप्रेषणीयता का पावर है, जो बात कह सकते हैं, अगर वही चुप रह गए। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। तो अगर मैं बोल सकता था और मुझे जीवन के किसी मोड़ पे आके पता चला कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, और स्पेशली जो मेरी जनरेशन है उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि मेरी जनरेशन डिजिटल दौर में नहीं थी। मेरी जनरेशन को उतना ही पता होता था जितना हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा दिया गया, और जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया वो एजेंडा के तहत था। जब आपको धीरे धीरे ये खुलना आप पे शुरू होता है तो आपको तकलीफ होती है, और फिर आप क्या चाहते हैं कि ठीक है, जो मुझसे पहले हो गया, जो जिन गलतफहमियों में मैं जी लिया, लेकिन आगे वाली जो पीढ़ियां हैं, जो लोग आने वाले हैं, जो अब बच्चे आने वाले हैं, वो कम से कम इससे दो चार ना हो, उनको सही चीज़ पता चले, उनको सत्य पता चले, राय अपनी वो खुद बनाएं। मैं किसी को कभी राय बना के नहीं देता। आप देखें, वो चाहे मेरी कविताओं में हो या मेरी बातों में हो, मैं खाली ये बताता हूं कि इतना इतना हुआ था। आपका जो टेक अवे है आपकी मर्जी। और इतिहास में बहुत सारे लूप होल्स हैं, ये बात अब छुपी नहीं रह गई है। आप सोचें कि यही कुछ दिनों पहले की बात है, मैं वो बहुत बड़े राजनेता का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जब लोग खुलेआम ये बात कहते थे कि क्या कभी रामायण तो कभी हुई नहीं थी, ये तो कल्पना है, ये सब अफवाह है, ये एक कवि का फितूर है उसके दिमाग का, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। याद करें वक्त गुजरने के साथ क्या होता है। तारामंडल सॉफ्टवेयर पे हमारे यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम ने ये सिद्ध कर दिया कि रामायण में जो घटनाएं बताई गई हैं, साइंटिफिकली प्रूव किया कि ये घटनाएं हुई हैं। तो कितनी, उन्होंने कहा था, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है उनका, रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। तो जिन चीज़ों को हमने मिथक कह के खारिज कर दिया कि भाई हम तो मानते हैं कि 3-3,500 साल पहले जो था उसको हम मानते नहीं, तो हम तो महाभारत में भी विश्वास नहीं रखते, हमें बहुत शक है कि कृष्ण वाकई हुए थे क्या, गीता ऐसे ही लिख दी गई, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कपोल कल्पना मान के झुठला दी गई। आज जब मैं विश्व पटल पे, क्योंकि मैं अपने आप को एक विश्व का नागरिक मानता हूँ, भारत का तो हूँ ही और बड़ा गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ और पूरी दुनिया के लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी एज क्या है, आप कहाँ औरों से अलग हो। आप इस बात पे औरों से अलग हो कि आपके पास 10,000 सालों का प्रूवन हिस्ट्री है, आपके पास 10,000 सालों की वो संस्कृति है जो आपकी नसों में खून बन के दौड़ रही है। हम अपने पिता की छोड़ी हुई छोटी सी जायदाद पे गर्व करते घूमते हैं कि मेरे बाप ने ये छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। ये जो 10,000 साल हमारे लिए छोड़े गए हैं, जो हमारे लिए बड़े बड़े लोग, वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, ये जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे चाणक्य हों, चंद्रगुप्त हों, हम इन सबको ओन कब करेंगे? हम जब इनको ओन करेंगे तो हम बड़े नजर आएंगे। हम छोटे बन के जिए, हम वही तो है ना जो पूरी जिंदगी बोलते रहे, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर कौन था? ये मुहावरा अब तो आपको इस पर एतराज भी नहीं होता, क्योंकि आप इतनी बार सुन चुके हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही चंद्रगुप्त। क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रीयता को इंजेक्शन और सिरिंज देके मारा गया है। आपको कभी बताया ही नहीं गया कि आप अपनी मिट्टी पे गर्व करें। और मैं एक बात समझता हूं, अगर मैं अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता तो मैं आपकी मां की भी इज्जत नहीं कर सकता। और मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूं, जो मुझे लिबरल ज्ञान दिया गया है, जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं तो NCERT किताबें पढ़ के बड़ा हुआ हूं, कॉन्वेंट में पढ़ता था, तो मैंने हमेशा देखा कि ये बड़ा कूल था कि अपने घर के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, उन पे कोई गर्व ना करना, उनको झुठला देना, उनको खारिज कर देना, और पड़ोसी के बारे में अच्छी बातें करना, वो आपको बड़ा कूल दिखाता था, आपको बड़ा स्वैग, बड़ा नया दिखाता था आपकी सोच को। बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि इससे बड़ा तो कोई खोखलापन ही नहीं है। जो अपने पिता का, अपनी माँ का, अपने परिवार का, अपनी मिट्टी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। फिर जिस साल में पैदा हुआ, 76 की मेरी पैदाइश है, वो इमरजेंसी का पीरियड था। उसी साल हमने ये भी देखा कि कैसे
लोकतांत्रिक स्तंभ गिरा दिए गए, कैसे लोकतंत्र के नाम पे ऐसा तमाशा हुआ जिसका कि आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं कोई मिसाल नहीं है। ये वही साल था जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेकुलर नाम का एक शब्द घुसा दिया गया। हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रीएम्बल इसलिए है क्योंकि प्रीएम्बल नहीं बदलता कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान में संशोधन होते रहते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। जो सरकार आएगी, समय बदलेगा, ज़रूरतें और होती जाती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल नहीं बदलता। आपने प्रीएम्बल में एक सेकुलर वर्ड लगा दिया। सेकुलर लगाने के बाद अब आपने दूसरों को, पूरे देश को ये घुट्टी पिलानी शुरू कर दी कि सेकुलर होना आपका काम है, आप धर्मनिरपेक्ष हो जाएं। एक तो सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी सारे पंथ हैं। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे, आप कह रहे हैं हिस्ट्री मैंने क्यों बदलनी चाहिए, हिस्ट्री के बारे में मैंने दूसरा पॉइंट ऑफ बदलनी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रखा? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए रखा कि जिस चीज़ को मैं बड़े गर्व के साथ अपने सीने पे मेडल की तरह लगाए घूमता था कि मैं सेकुलर, मैं सेकुलर, मैं सेकुलर, बहुत दिनों बाद पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया मेरे साथ। सेकुलर होना नागरिक का काम नहीं है, सरकार का काम है। और जो संविधान भी आपको कहता है, हमें संविधान की वो बात गलत तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई। जब सरकार कोई भी हो, वो कोई योजना बनाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार का काम है कि उस योजना का फायदा हर किसी को हो, बगैर जाति, धर्म, बैकग्राउंड, हैसियत देखे हुए। सेकुलर होना आपका काम है। मैं हिंदू हूं, मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूं, मुझे अधिकार है कि मैं अपनी हिंदू पद्धति के हिसाब से अपना जीवन जीऊं। मेरा काम सेकुलर होना नहीं है। जब मैं सेकुलर होता हूं और जब मैं ये कहता हूं कि भाई आज से मैं सेकुलर हो गया, आज से मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता कि क्या क्या लिखा गया है, जो तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है। जब मैं सेकुलर होता हूं और सनातन छोड़ता हूं, तो मुझसे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा छूट जाती है, जो कहती है कि पूरी दुनिया आपका घर है। जब मैं सेकुलर होता हूं तो मुझसे वो प्रार्थना छूट जाती है जो हर हिंदू रोज सुबह उठ के अपनी प्रार्थना में बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो नहीं कहते कि जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, जितने ब्राह्मण हैं, जितने क्षत्रिय हैं, वो सब सुखी हों। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो इतना बड़ा दर्शन है, जिस दर्शन में मैं पैदा हूँ, मैं समंदर में पैदा हुआ हूँ और आप मुझे कुएं में डुबकी लगाने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे आपके कुएं में डुबकी नहीं लगानी है। मैं सागर में पैदा हुआ हूँ और मैं उस सागर की महत्ता जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं एक सच्चा हिंदू बना रह गया, अगर मैं एक सच्चा राष्ट्रभक्त बना रह गया, मैं किसी से घृणा नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे पड़ोस में अगर करीम चाचा हैं, तो वो करीम चाचा मेरे लिए उतने ही अजीज़ हैं जितने लखन चाचा। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है उन दोनों में। लेकिन ये मैं हिंदू रहते हुए करूँगा। मुझे अपनी पहचान मिटा के, अपनी अस्मिता को तिरोहित करके कुछ ऐसा नहीं करना जो मेरी तो वाहवाही हो जाए, मेरे लिए 4 लोग तालियां बजा दें, लेकिन मैं अपनी जड़ों से कट जाऊं। ये मैं नहीं होने दूंगा। तो आपके जो ये विचार हैं, इन्हीं विचारों से आपके जो विरोधी हैं ये कहने लगे हैं कि रोमांटिक गीत लिखने वाला जो मनोज मुंतशिर है वो केंद्र सरकार के गीत गाने लगा है। आप बता दें मुझे, मेरा एक पोस्ट, एक ट्विटर, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं, आप मुझे कहीं बताएं जहां मैंने किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान किया हो। एक जगह आप बता दें। मैं करता ही नहीं हूं। मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मेरे लिए सनातन पहले है। जो राष्ट्र की बात करेगा मैं उसकी बात करूंगा। आप आ जाएं, कोई भी। अब बाकी पार्टियां नहीं करती तो मैं क्या करूं? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीयता दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। मैं ये बोल रहा हूं कि सनातन के साथ आप जियो, क्योंकि जो सनातन मूल्य है वो बहुत बड़े हैं। अब इन सब के विरोध में बाकी पार्टियां खड़ी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं उनके विरोध में खड़ा हो गया। आप बताएं मुझे, मैं फिल्मों के गाने लिखता हूं। मेरी जिंदगी मेरे कर्मों से, मेरी मेहनत से, मेरे परिश्रम से बहुत अच्छी है। मैं समझता हूं जितना कि एक राजनेता अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की लाइफस्टाइल रखता होगा, उससे बेहतर मैं खुद रखता हूं। और मैंने आज तक जायज़ नाजायज़ गवर्नमेंट का ना मैं एक पैसा जानता हूं, ना मैं एक चाय जानता हूं। मैंने किया बहुत कुछ है उनके लिए, क्योंकि मैं देश के लिए करता हूं। मैं अगर गीत लिखता हूं, जिन गीतों के लिए मैं बाहर लाखों लेता हूं, मेरे पास जब सरकार आती है और कहती है कि ये इस काम के लिए है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है, ये उज्ज्वला योजना के लिए है, तो मैं मुफ्त में लिखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे शब्द इनको समर्पित है। मुझे जाने चाहिए, इनसे क्या पैसा लूंगा मैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ जी रहा हूं, उन भावनाओं को जो लोग जोड़ते हैं किसी पार्टी से। और अगर मुझे किसी पार्टी से जुड़ना होगा तो किस बात का मुझे इंतजार है? मैं अभी जुड़ जाऊंगा। मुझे केंद्र सरकार
मैं जानता हूँ कि वो मुझे जानते हैं, मेरी भावनाओं को जानते हैं। अगर मैं उनसे ये इच्छा जाहिर कर दूँ कि भाई मुझे आपकी पार्टी, आपके झंडे के अंदर आ जाना है, मुझे लगता नहीं कि वो 1 मिनट की भी देर लगाएंगे मुझे लेने में, तो मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं लेखक हूँ। मैं इस वक्त पूरी तरह से पार्टी निरपेक्ष हूँ। मेरी एक ही आस्था है और वो आस्था मेरे देश में है, मेरे सनातन में है। उस आस्था का जो समर्थन करेगा मैं उसकी तरफ हूँ, जो उस आस्था का विरोध करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। आपने जो अभी कुछ दिनों पहले कहा, वो काफ़ी मतलब विवाद भी है उसको लेकर कि अकबर, शाहजहां, हुमायूं ये ग्लोरीफाइड डकैत हैं। तो ये क्यों कहा आपने, और क्या लगता है कि जो पूरा इतिहास है वो आप नए सिरे से लिखना चाहते हैं? मेरा घर है, मेरे घर में कोई घुस आया, उसने मेरे घर के आगे अपने नाम की तख्ती लगा दी। जब समय बदलेगा तो क्या मैं उस तख्ती को हटा के वहां अपना नाम नहीं लिखूंगा जो मेरे बाप दादा का घर था? जिन लोगों से अफगानिस्तान और फरगाना और समरकंद में और उज़्बेकिस्तान में एक बाथरूम, एक टॉयलेट नहीं बना, वो हिंदुस्तान में ताजमहल बनवाने आए थे। तो ये जो हमें चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि ये आर्किटेक्चर हमें दिया, ये सब हमारे अपने लोगों, हमारे अपने शिल्पियों, हमारे अपने कारीगरों के दम पे था। और आप ये देखें हमने कीमत क्या चुकाई है। हमने ये तो देख लिया, बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ाया गया, मैं भी जानता हूँ। कुतुब मीनार किसने बनवाई मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भाई मेरे क्लास 3rd या 4th के सिलेबस में है। लाल किला किसने बनवाया मैं जानता हूँ। ताजमहल किसने बनवाया मैं जानता हूँ। सोमनाथ किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। मथुरा किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। अयोध्या किसने उजाड़ी मैं क्यों नहीं जानता। काशी किसने बर्बाद की मैं क्यों नहीं जानता। तो आप मुझे एक तरह का इतिहास पढ़ाएंगे, दूसरा नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो सिलेक्टिव हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है, तो ये गलती किसकी है? जिन लोगों ने मेरा पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उनकी गलती है। इसको करेक्ट करने का टाइम आया है। मैं तो दोनों बातें बोल रहा हूँ, दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ खाली। मैं इससे तो इनकार नहीं कर रहा कि भाई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। इसके साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि सोमनाथ एक लुटेरे ने तोड़ा भी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो हीरो वर्शिप है उसने बड़ा गलत रूप धारण किया हुआ है। क्योंकि हमने जो अपने हीरोज बनाए हैं वो जाति, धर्म, संप्रदाय और मज़हब के आधार पर बनाए हुए हैं। और ये दुर्भाग्य है भारत का। हमारे हीरोज़, हमारे नायक सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर बनने चाहिए, और इस आधार पर बनने चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए छोड़ा क्या है। एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ का जो कि महमूद गजनी को अपना हीरो मानता है। अभी कुछ दिनों पहले तो एक साहब ने सोमनाथ के सामने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल दिया कि देखिए ये वही जगह है जहाँ हमारे पीर महमूद गजनी आए थे। ये एक आदमी जिसका नॉलेज कम है, जिसका ज्ञान कम है, वो हज़ारों लाखों मुसलमानों को गलत लाइट में दिखा रहा है। तो मेरी जो खिलाफत है, मेरी खिलाफत उन लोगों से नहीं है, वो तो मेरे भाई हैं। मेरी खिलाफत इस एक आदमी से है। मैं इसको बताना चाहता हूं कि जिस महमूद गजनी को तुम हीरो मानते हो, क्या तुमको पता है कि अफगानिस्तान में उसे कोई पहचानता तक नहीं है जहां से वो आया था। अब गजनी अफगानिस्तान का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अफगानिस्तान को तो चाहिए था कि फिर अपने इस वीर पुत्र को सेलिब्रेट करे। जगह जगह महमूद गजनी के नाम पे होटल्स हों, इमारतें हों, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हों। महमूद गजनी के नाम पे वहाँ एक बाथरूम तक नहीं है। वो लोगों ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया अफगानिस्तान ने, बिकॉज उनको पता था कि ये आदमी लुटेरा था। तो जो लुटेरा था वो लुटेरा था। इसमें किस बात का शक होता है आपको? आप क्यों इस बात पे कांप जाते हैं जब मैं कहता हूं कि बख्तियारपुर जो स्टेशन है बिहार में उसका नाम बदलना चाहिए? और हम क्यों नहीं बदल पाए आज तक? हमारी राष्ट्रीय अस्मिता कितनी मर चुकी है, हम कितने पद्दलित हो चुके हैं कि उस पर भी विरोधाभास है। उस पर भी जब बात कभी निकलती तो 50 लोग खड़े हो जाते हैं कि आप नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? कौन था बख्तियार खिलजी? बख्तियार खिलजी वो आदमी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी, पूरी लाइब्रेरी जला दी थी। हम आज इसी की तो कीमत चुका रहे हैं। जब हमारे मुंह पे आके लोग बोल के चले जाते हैं, अरे यार तुम तो बोलते रहते हो, क्या कौन सा रामायण, कौन सा महाभारत, ये सब शास्त्र कभी हुआ करते थे, लेकिन हमारे पास प्रूफ करने को कुछ नहीं है। इसलिए प्रूफ करने को नहीं है क्योंकि इस तरह के अतिक्रमण, इस तरह के आक्रमण हम पे हुए। नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगी थी वो महीनों तक उससे धुआं उठता रहा है। हजारों लाखों किताबें जला के नष्ट कर दी गई। उस आदमी को, नालंदा से तो 1 घंटे के रास्ते पे है वो बख्तियारपुर, उस आदमी को आपने एक स्टेशन बना के, रेलवे स्टेशन बना के एक शहर बसा दिया आपने उसके नाम पे। इस हिस्ट्री का विरोध होना चाहिए पंत जी, और इस हिस्ट्री का जो विरोध नहीं करेगा वो देश के विरोध में। लेकिन इतिहास को एक धर्म के चश्मे से देखना ठीक है क्या? धर्म के चश्मे से नहीं, लेकिन राष्ट्रीयता के चश्मे से देखना ठीक है। सवाल धर्म का नहीं है। धर्म के चश्मे से कौन देख रहा है ये देखें ना आप।
सवाल ये है, मैंने तो यही बोला आपसे कि जब आप नायक चुने, जब इतिहास के नायक चुने, तो मेरे नायक अशफाकुल्ला खां मेरे नायक हैं, एपीजे अब्दुल कलाम नायक हैं मेरे, अब्दुल हमीद मेरे नायक हैं। मैं कहाँ धर्म के चश्मे से देख रहा हूँ, ये सब मेरे हीरोज हैं। लेकिन मेरा हीरो रावण नहीं है। मैं धर्म के चश्मे से देखूं तो रावण मेरा हीरो होना चाहिए, जयचंद मेरे हीरो होने चाहिए। थे तो राजपूत ही, लेकिन जयचंद को तो मैं कहता हूं भाई विलेन है, खलनायक है, उनकी जैसा किसी को नहीं बनना। रावण के बारे में हम उनका पुतला जलाते हैं और जिंदगी भर जलाते रहेंगे, हर हिंदू जलाता रहेगा। तो आप देखिए कि हमारी विचारधारा कितनी व्यापक है। तो सनातन में तो यह परंपरा ही नहीं है कि हम किसी की जात पात, उसका संप्रदाय देख के हम उसको हीरो बनाएं। हमारे यहां सिर्फ गुण देखे जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब औरंगजेब को जिंदा औलिया कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मैं ये रोज पढ़ता रहता हूं। मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं औरंगजेब को लोगों ने समझा नहीं, वो तो बहुत बड़ा, वो तो टोपियां बनाता था, वो टोपियां बना के जो कमाता था उससे हज करने जाता था। आपको ये टोपियां बनाना याद आता है, और वो जनेऊ भरे कंधे कटवा लिया करता था, वो आपको याद नहीं आता? उसने किस तरह से पूरे देश में जो मंदिरों को तहस नहस किया है, आपको याद नहीं आता? तो आपने एक चीज कोई पकड़ ली। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के बुरे से बुरे इंसान में कोई एक अच्छी बात होगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन हम क्या हैं, मैं और आप क्या हैं पंत जी? हम टोटलिटी में जो हैं वही हम हैं। मैं आपको बोलूं कि मैं गीत बड़े अच्छे लिखता हूं पंत जी, लेकिन मैं दुनिया के बाकी सारे गलत काम करता हूं। मैं चोरी करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं गबन करता हूं, मैं स्कैम करता हूं, मैं सब करता हूं, लेकिन मैं गीत बड़े अच्छे लिखता हूं। आप मुझे माफ कर पाएंगे? आप मुझे मेरे गीतों के लिए स्वीकार करेंगे? क्योंकि मेरा चरित्र मेरी टोटलिटी है। अगर मैं टोटलिटी में गलत हूं, मेरा पल्ला अगर बुराई की तरफ झुका हुआ है, तो मैं बुरा इंसान हूं। आप एक दो चीजें उठा के कि भाई इस औरंगजेब ने एक ब्राह्मण को कभी दान कर दिया था, तो एक ब्राह्मण को दान करने से लाखों ब्राह्मणों को वध करवाने का लाइसेंस मिल गया आपको। इतनी सी बात है। मैं धर्म के चश्मे से कुछ नहीं देखा। लेकिन आपने नायकों की भी बात की और इतिहास के साथ उसको जोड़ने की कोशिश भी की। अभी आपने जो हमारे आज़ादी के जो नायक हैं, वहाँ भी आपने धर्म और जाति के चश्मे का इस्तेमाल किया कि जियो तिवारी, जनेऊधारी, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आपने जिन बिंबों का इस्तेमाल किया वो धार्मिक बिंब हैं पूरे, और एक जो हमारा गौरव है, जो नायक के तौर पर जिनको हम एक गौरव की तरह याद करते हैं, उनको आपने एक खास जाति में समेट दिया। देखिए, ये बड़ी त्रासदी है इस देश की कि यहाँ एक हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाए, सब चुप रहते हैं। यहाँ एक हिंदू कन्वर्ट होकर ईसाई हो जाए, सब चुप रहते हैं। यहाँ एक हिंदू जिस दिन हिंदू हो जाए उस दिन शोर मचने लगता है। चंद्रशेखर आज़ाद को चंद्रशेखर तिवारी मैंने बनाया है, मेरा क्या लेना देना? मैं दुनिया की तरह मैं भी इतिहास पढ़ता हूँ, वही इतिहास जो आपने पढ़ा है, वही तस्वीर जो आपने देखी है कि वो मूछों पे ताव दे रहे हैं, जनेऊ पहनी हुई है। मैंने कहा जनेऊधारी बोल दिया, और वो तिवारी थे, पंडित सीताराम तिवारी उनके पिता का नाम था। और मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब आप सरदार भगत सिंह को, जिन्होंने ऐलानिया बोल दिया था कि मैं नास्तिक हूं, चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी नहीं बोला कि मैं नास्तिक हूं, एक बार भी नहीं बोला। तो जब आप सरदार भगत सिंह को उनकी पगड़ी के साथ स्वीकार करते हैं, तो आप चंद्रशेखर तिवारी को, आज़ाद को उनकी जनेऊ के साथ स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? उससे आपका कौन से एजेंडा को चोट पहुंच रही है? और चलिए, आप नहीं करना चाहते, मैं बड़ा खराब आदमी हूं, मैंने बड़ी गलत बात बोल दी। जो उन्होंने रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, वो आज भी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की बनाई हुई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सचिव, जो उसके सेक्रेटरी हैं, जो कि उन्हीं की वंशावली में आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की, उनका बाकायदा मुझे मेल आया है कि आपने बहुत अच्छा किया है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी आपके साथ है। तो चाय से ज़्यादा कितनी गर्म हो रही है, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि एक सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल को नुकसान हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मुझे HRA से तुरंत नोटिस आई कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे तिवारी बोल दिया। वो खुश हैं, वो मेरे साथ हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस चीज़ को, वो इस चीज़ पे मेरी पीठ ठोकते हैं, शाबाशी देते हैं, मुझे ऑफिशियली शाबाशी देते हैं। नेशनल टेलीविजन पे आके HRA के जो चीफ हैं, HRA के जो सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है कि मनोज मुंतशिर के साथ है, और चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी थे। तिवारी होने में बुराई क्या है? क्या तिवारी होकर स्वतंत्रता का युद्ध नहीं लड़ा जा सकता? क्या बप्पा रावल का राजपूत होना इस बात में कोई कमी ले आता है कि उन्होंने किस तरह जो इस्लामिक अटैक था हिंदुस्तान पे, उससे हमारी हिफाजत की, ईरान तक चौकियां बना के रख दी? महाराणा प्रताप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ये हमें छीनना क्यों है उनसे? वो हैं, इसमें क्या शक है? और अब्दुल हमीद मुसलमान हैं, मुझे क्यों छीननी है उनसे ये बात? वो पैटर्न टैंक पाकिस्तान के ध्वस्त कर रहे हैं, वो हमारे भारत के लिए लड़ रहे हैं, वो मुसलमान हैं, और उनके मुसलमान होने को मेरा नमन है, मैं स्वीकार करता हूं खुली बाहों से। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है
कि जितनी बार आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं खत्म हो जाऊं और मैं खत्म होके फिर मैं कुछ बोलूं, तो मैं ही मिट गया, मैं ही नहीं बचा, तो मैं क्या बोलूंगा। और राजनीति, दुनिया की राजनीति इसी पे काम करती है। राजनीति का ये पूरा का पूरा फंडा है कि कैसे आपके व्यक्तित्व का हनन करके आपको सिर्फ एक एजेंडा, एक मकसद बना दिया जाए, और यही होता रहा। थैंकफुली चीजें अब बदल रही हैं। अभी अभी 5 सूबों में चुनाव हुए, रिजल्ट क्या आया हम सब देख रहे हैं। मनोज मुंतशिर के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने परिणाम देखा कि जीत जो हुई है, अब आप कहेंगे एक पार्टी की हुई है, मैं कहता हूं जीत विचारधारा की हुई है। जीत इस बात की हुई है कि हम जात पात से ऊपर उठे। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश पे ये आक्षेप शुरू से लगता रहा है कि यहां तो जातिगत वोट ही पड़ते हैं, जात पात से ऊपर कोई सोचता नहीं है। देखिए, ना कोई जाति काम आई, ना कोई पात काम आया, कुछ काम नहीं आया, सिर्फ राष्ट्रवाद काम आया। तो अल्टीमेटली ये देश जाग रहा है, अल्टीमेटली लोग जाग रहे हैं। अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ कपट हुआ है, और अब इस छल कपट को सही करने का, ये रिकॉर्ड स्ट्रेट करने का समय आ चुका है। तो आपने राष्ट्रवाद की बात की और आपने चुनाव का जिक्र भी किया, तो आपको नहीं लगता है कि अति राष्ट्रवाद भी उतना ही खतरनाक है जितनी अति प्रगतिशीलता? देखिए, अति राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन बताएगा कि अति राष्ट्रवाद क्या है? मैं तो अति राष्ट्रवाद की तरफ नहीं जा रहा हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा। आप बताएं मुझे कि कितनी बार मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेरे राष्ट्रवाद में एग्रेशन है ही नहीं। मैं ये बात 50 बार बोलता आया कि भारत भक्ति के लिए पाकिस्तान को कोसना, पाकिस्तान को गालियां देना जरूरी नहीं है। एक छोटा सा भारत आपको आपके दफ्तर और आपके घर के बीच मिलता है। जब आप सुबह अपने घर से निकलते होंगे कार लेके और आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं, एक छोटा सा इंडिया आपको वहां मिल रहा है। अगर आपने वहां देखा कि कहीं एक केले का छिलका ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जिस पे कोई फिसल सकता है, आपने गाड़ी किनारे पार्क की, वो केले का छिलका उठाया, डस्टबिन में डाल दिया। मेरी नजर में आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, मेरी नजर में आपसे बड़ा भारत भक्त कोई नहीं है। आप मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं। मैं इस तरह के राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं। अति का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अति करने के लिए मजबूर कौन करता है, विवश कौन करता है? सिंस it's a law of nature, it's a law of force that every action has got an equal and opposite reaction. आप मुझे बार बार तमाचे मारेंगे तो कभी तो शायद मैं भी जवाब दूंगा आपको। तो अति राष्ट्रवाद के लिए मुझे उकसाया जा रहा है, अति राष्ट्रवाद के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और मैं ये जानता हूं कि हमारा काम कंस्ट्रक्टिव है, हमारा काम डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तो मैं कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है राष्ट्रवाद की, उसी पे चलता रहूंगा। तो आपने इससे पहले जब हमने बातचीत की थी कि राष्ट्रवाद, जातिवाद, सारी चीज़ें, और आपने कहा कि यूपी चुनाव में जातिवाद चला नहीं, लेकिन आप अपनी कविताओं, अपने गीतों में जातिवाद का इस्तेमाल किया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में आपने किया। तो मैं क्या कहूँ आपको? मैं आपको मनोज मुंतशिर कहूँ या मनोज शुक्ला कहूँ? आप मुझे मनोज मुंतशिर शुक्ला कहें, क्योंकि वो मेरी पहचान है। मैं पंडित शिव प्रताप शुक्ला के घर में पैदा हुआ था। मुझे अपनी पैदाइश पे उतना ही गर्व है जितना भगवान श्री राम को दशरथ के यहाँ पैदा होने पर रहा होगा। मैं अमीर पैदा हुआ हूँ, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ। मैं तो एक बहुत साधारण परिवार में जन्मा था, जहाँ के मैंने स्कूटर देखा है, सेकेंड हैंड स्कूटर, बहुत बड़ा हो गया तो, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पाता था। मेरी मम्मी की सैलरी 500 रुपये हुआ करती थी, पिताजी की जॉब जा चुकी थी। तो पिताजी साल के 6 महीने खेती किसानी करते जब मौसम होता था खेती का, और बाकी जो साल के 6 महीने थे वो पुरोहित थे, वो शादियां करवाते, ब्याह करवाते, कर्मकांड करवाते। ये इस तरह के माहौल में मैं पला बढ़ा हूं। तो क्या जब तक मेरे पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू ना हो तब तक मैं अपने पिता पे गर्व ही ना करूं? मेरा बाप अगर रिक्शा भी खींचता है ना, तो मुझे उतना ही गर्व है जितना पंडित नेहरू की खानदानों में लोगों को होगा। तो मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला हूं क्योंकि मेरे पिता का सरनेम शुक्ला था, क्योंकि मैं उनके यहां जन्म लिया है, मेरी अनुवांशिकी में शुक्ला होना है। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन मैं इतने खुले दिमाग का भी हूं कि मुझे एक पेन नेम चाहिए था, तो मैंने वो पेन नेम उठाने के पहले ये नहीं सोचा कि ये उर्दू से आ रहा है, फारसी से आ रहा है, उज्बेकिस्तान से। मुझे अच्छा लगा, जहां से अच्छा लगा मैंने वो पेन नेम रख लिया। मैं ओपन माइंड का आदमी हूं, लेकिन ओपन माइंड का होने की शर्त यह नहीं है कि मैं अपनी जड़ें छोड़ दूं। जैसे मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक दर्द है जो आपके भीतर, मतलब बेचैनी के साथ मचल रहा है। तो इसमें एक सवाल है मेरा कि आपकी जो माया नगरी है उसमें वामपंथ और दक्षिण पंथ 2 अलग अलग हिस्से हैं। माया नगरी देश से अलग थोड़ी है। तो जैसे देश में हर जगह है, वैसे माया नगरी में भी है, बिल्कुल है।
तो क्या इसीलिए, अगर दक्षिण पंथ और वामपंथ में बटा हुआ, क्या इसीलिए कि जो 84 के जो दंगे हैं, सिख दंगे, उन पर कोई फिल्म नहीं बनी? और अभी 2 दिन पहले जो है कश्मीर के जो मतलब जिस तरीके से त्रासदी जो कश्मीर की, उस पर अभी फिल्म बनी है, पहली बार एक सच्ची घटना पर फिल्म बनी है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके इतने बड़े फिल्मकार थे, उनको इन दोनों देश के सबसे बड़े और दर्द से भरे इन दोनों घटनाओं में कोई कहानी नहीं मिली? डरे हुए थे, डर का माहौल था। फिर आप कहेंगे कि मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2014 के पहले हम इंडिया में जी रहे थे, 2014 के बाद हम भारत में जी रहे हैं। इतना अंतर तो आया है, और ये तो हम सबको मान लेना चाहिए। 2014 के पहले लिबरलिज्म अपने सबसे गंदे स्वरूप में हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा था। आपको हर चीज़ के लिए लिबरल होना है, और लिबरल होना भाई साहब ये एक ऐसी प्रिविलेज है जिसका मज़ा वही ले सकता है जिसके पास दुनिया में सब कुछ हो, जिसके अपने घर में कोई न मरा हो। आपके घर में किसी की जान जाए, फिर आप लिबरल होकर दिखाएं। संवेदन शून्य होने का नाम लिबरल होना है। जब आपके अंदर संवेदनाएं होती हैं, जब आप खंजर किसी पे भी चले तड़पते हैं हम अनीस, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब आपको दिल्ली के दंगों में मरने वाले सिख के अंदर घोंपा गया छुरा आपको लगता है कि आपके अंदर चला है, तब आप लिबरल नहीं रह सकते। तब आप चीखते हैं, और तब आपके चीखने में एक असर्टिवनेस होती है, तब आपके चीखने में एक कोलाहल होता है। और चीख सुर में नहीं आती है कि आपके कानों को बड़ी अच्छी लगे, वही तो वेदना है, वही तो चीख है। हम बड़े कंट्रोल्ड साउंड के आदी रहे हैं फिल्मों में, इतने डेसिबल, इतना नॉइज़, इतना संगीत, चीख है वो। तो चीखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, इतना दबा के रखा गया था हमें। और कमाल की बात है कि अब जब लोग चीखने लगे हैं तो कहा जा रहा है कि हम असहिष्णु हो गए हैं। ये भी एक ऐसी थ्योरी है कि मुझे तो इस पर हंसी आती है कि सिर्फ इसलिए कि मैं रो पा रहा हूँ तो मैं असहिष्णु हो गया। इतने दिन मैं चुप रहा, जबरा मारे रोने न दे, हमारे यहाँ गांव में उत्तर प्रदेश की कहावत है। सिख दंगों में लोगों को कहानियां नजर नहीं आई। 84 के 90 की बात है, कश्मीर में 1.5 लाख कश्मीरी हिंदू, जिनको कश्मीरी पंडित भी कहते हैं, वो विस्थापित कर दिए गए, और दिल्ली की सरकारें सोती रहीं। एक फिल्म बनी भी अभी कुछ साल पहले, और उस फिल्म को देखने के बाद जो लोगों का रिएक्शन था, वो जो उस त्रासदी से गुजरे थे, जो विस्थापित हुए थे, जिनके बाप दादा वहाँ से विस्थापित हुए थे, वो चीख पड़े, रो पड़े वो फिल्म देख के। वो बोल रहे हैं ये क्या है, तो कभी हुआ ही नहीं था, ये तो सैनिटाइज कर दिया आपने, ये तो आपने वही ढोल पीटना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाईचारा। ट्रबल्ड हिस्ट्री को एक्सेप्ट किए बिना दोस्ती नहीं हो सकती है। हमारे आपके बीच में अगर कोई इतिहास रहा है जहां के कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, पंत साहब बात करते हैं उसके बारे में। जब हम बात कर लेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। आप बात नहीं करना चाहते, आप उस पर मिट्टी डालना चाहते हैं, और मिट्टी नहीं डाली जा सकती है। ये एक कहानी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री को मेरा प्रणाम, जो उन्होंने ये हिम्मत दिखाई ऐसी कहानी कहने की, और ये हिम्मत दिखाने का खामियाजा वो भी भुगत रहे हैं। मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये फिल्म किसी बड़े शोहरत और ख्याति के लिए बना ली। ये फिल्म उन्होंने एक कहानी कहने के लिए बनाई है, और बदकिस्मती से इसका जो अंजाम है, इसकी भरपाई है, वो उनको किसी न किसी रूप में फिल्म इंडस्ट्री में भी करनी पड़ेगी। पर वो बहादुर हैं, वो ब्रेव हैं, वो कर रहे हैं। और ऐसी कई कहानियां आने वाले समय में आगे आएंगी, आप देखते रहिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि जन जागरण हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है। एक रेनेसां के पीरियड से हमारी फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है। पहले हम जिन चीज़ों को बोलते हुए डरते थे, आज हम उन चीज़ों को सीना ठोक के कहते हैं। तो आप भले ही ये कहते हो कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं आपसे जिस वक्त आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आपके भी हीरो हैं। क्यों नहीं है, और क्यों ना हो प्रधानमंत्री हीरो मेरे। एक आदमी जो कि समाज के सबसे निचले तबके से उठता है और देश के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, और बार बार अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। वो कितने लोगों में हिम्मत थी कि 370, अब मैं राजनीतिक बात कर ही रहा हूं तो मैं करता हूं, 370 खत्म करने की बातें होती थी, और 370 खत्म करना, मुझे लगता था कि कश्मीर मेरा हिस्सा हो के, मेरे भारत का हो के, मुझे वहां जाके, कई बार कश्मीर गया हूं मैं, वहां एक टूरिस्ट गाइड आके मुझसे कह रहा है बताइए कैसा लगा हमारा पाकिस्तान आपको। मेरा खून खौल उठा। मैं पाकिस्तान कैसा लगा, पाकिस्तान ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपको। मैं अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने भारत में खड़ा हूं, लेकिन कश्मीर इतना अलग थलग पड़ गया था। 370 खत्म करने की मर्दानगी किसी ने दिखाई तो मोदी जी ने दिखाई। इस बात के लिए उनको मेरा प्रणाम है।
3 तलाक एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुस्लिम महिलाओं पे, बेचारियों पे कितना अत्याचार हो रहा था, कितना बड़ा जुल्म था उन पे, लेकिन कौन इसको छेड़े, कौन इस ततैये के छत्ते में हाथ डाले? कोई था जिसने हाथ डाला वहां। राम मंदिर, हमें सैकड़ों साल ये प्रूव करने में लग गए कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम। ये प्रूव करना पड़ा हमें, हमारे देश में ये सिद्ध करना पड़ा। इसी पे शर्मिंदगी है मुझे, लेकिन चलिए, सिद्ध करना पड़ा, हमने सिद्ध किया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर तो मैं और आप सवाल नहीं उठा सकते। तो जो जनता अभी 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाई है, क्या हम उसकी समझदारी पे, उसके इंटेलेक्ट पे प्रश्न उठाएंगे? तो अगर इन सबके हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मेरे भी हीरो हैं। तो क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये तो मतलब एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं चाह के भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये कभी ना क्वेश्चन आया है, ना मेरे दिमाग में आया है, ना किसी ने मुझसे पूछा है और ना मैंने इस पर सोचा है। लेकिन अमेठी मेरा है, मैं अमेठी की मिट्टी का जाया हूँ और अमेठी के कण कण से मुझे प्यार है। अगर अमेठी की सेवा करने का मौका मुझे कभी किसी तरीके से भी मिलता है, ज़रूरी नहीं चुनाव लड़के मिले, किसी भी तरीके से, मैं तो एक NGO भी ओपन करने की कोशिश में हूँ कि एक बढ़िया NGO जो वाकई कुछ करके दिखाए, ग्राउंड पे कुछ करके दिखाए। तो मैं अमेठी के लिए, मेरा तन मन धन हाजिर है। जब भी अमेठी को ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ नजर आऊँ।